नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप का विभाजन किन किन विद्वानों ने किया था। उसमें हमने 3 विद्वानों का नाम लिया था। सबसे पहले वीसी मिश्रा का नाम आता है, उसके बाद रामलोचन महोदय ने किया था और लास्ट में एचएम सक्सेना महोदय ने किया था। हमको जो पढ़ना है वह पढ़ना है एचएम सक्सेना महोदय का, क्योंकि एचएम सक्सेना महोदय का ही विभाजन अभी हम पढ़ते हैं और वही एग्जाम में पूछा जाता है और उसी के हिसाब से राजस्थान का विभाजन किया गया है। एचएम सक्सेना की किताब भी पढ़ी जाती है, तो एचएम सक्सेना महोदय के हिसाब से हम लोग विभाजन पढ़ते हैं कि उन्होंने कितने भागों में किया था। तो आप सबको पता है, कल मैंने बताया था कि 4 भागों में विभाजन किया था। ठीक है, तो वो कौन कौन सा विभाजन था, कि कौन से भागों में किया था। तो देखिए, एकदम सिंपल सा बात है, बिल्कुल। अभी जो आप लोग राजस्थान का विभाजन पढ़ते हैं ना, वो एचएम सक्सेना महोदय का ही है। तो अभी वाला जो विभाजन पढ़ते हैं वही हम लोग बात करते हैं उसी विभाजन की। तो अगर हम बात करें तो एचएम सक्सेना महोदय ने सिंपल सा 4 भागों में इसको विभाजित किया। तो सिंपल सा 4 विभाजन कौन सा है सर, मैं बताऊं कि यहाँ से एक उन्होंने रेखा खींची, इस प्रकार से एक रेखा हमने यहाँ से खींच दी और ये इस प्रकार से एक रेखा खींची, है ना। तो इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, उन्होंने एक रेखा के द्वारा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, अब 2 बराबर भागों में बांटा तो इधर का भाग आपको पता है कि ये पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग होता है और ये पूर्वी राजस्थान वाला भाग होता है। बीच में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है, तो बस हमको उसी तरह से पढ़ लेना है। ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस रेखा की, तो इसके इधर क्या हो जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है। तो सीधी बात है, इन्होंने भी क्या कहा, इस भाग को, इसको हम लोग अगर पहला भाग कहें तो इसे इन्होंने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसको क्या कहा बच्चों, इसको इन्होंने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह पहला भाग हो गया। उसके बाद में दूसरी भाग की अगर हम बात करें तो बस जिस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है उसी प्रकार से हमें कर देना है। और यह जो दूसरा जो भाग हुआ, यह जो दूसरा भाग था, इस दूसरे भाग को इन्होंने कहा, है ना, दूसरे भाग को कहा अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कहा बच्चों, अरावली पर्वतीय प्रदेश, यह दूसरा भाग हुआ। ठीक है, इसको अगर मैं अलग से इस प्रकार से डिनोट कर दूं कि यह तो हो गया क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अगर इसको मैं कहूं कि भाई ये कौन सा हो गया, यह पर्वत वाला भाग हो गया और इसको कहते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या कहते हैं बच्चों, अरावली पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और ये मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब बालू वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद जब हम बात करें तीसरे भाग की, तो तीसरा भाग कौन सा है सर, यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक और रेखा खींची इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रेखा खींची और इन्होंने कह दिया कि यह जो भाग है, यह बड़ा सा भाग जो दिख रहा है, यह कौन सा भाग है, यह जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला भाग है। कौन सा भाग है बच्चों, पूर्वी मैदानी, यानी यह कौन सा भाग हो गया, तीसरा, पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, है ना, पूर्वी मैदानी भाग या पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग या पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हम करते हैं। तो यह जो होता है, यह कौन सा भाग हो गया बच्चों, यह तीसरा भाग इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह तीसरा भाग है, जो कि क्या है, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला भाग है। यहाँ पर हरी हरी घासें पाई जाती हैं, यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है ना। और यह जो भाग है, यह मैदानी भाग है ना। यहाँ पर खेती वगैरह भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं हम लोग कि इसको इन्होंने पूर्वी मैदानी भाग कहा। उसके बाद जो ये वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, यह दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। और अगर हम बात करें तो यह जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगर मैं इस प्रकार से बात करूं कि हमारा भारत जो है क्या है, इस प्रकार से हम बनाएं अगर इसको, तो यह जो भारत है, यह भारत का यह जो भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग कहलाता है। और इसी प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग जो है, यहाँ पर इस प्रकार से ये राजस्थान वाला भाग जो है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का एक तरह से हिस्सा आता है। ठीक है, तो यह वाला जो भाग आता है, यह इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है,
ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। भ्रंश कगार पढ़ेंगे, है ना, उसको भी 2 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम इस भाग को पढ़ेंगे चौथे वाले, एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो अभी ये चौथी बात अगर हम करें चौथे भाग की, तो यह जो चौथा भाग है दोस्तों, यह जो चौथा भाग है, इसको हमने कह दिया, या एच.एम. सक्सेना महोदय ने इस भाग को क्या कहा, इस भाग को एच.एम. सक्सेना महोदय ने कहा कि यह दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। कौन सा भाग है बच्चों? यह दक्षिण पूर्वी कौन सा भाग है? पठारी भाग है बच्चों, ठीक है। कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। दक्षिण पूर्वी क्यों सर? क्योंकि यह पूरब है, यह दक्षिण है, और यह वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यह दक्षिण पूर्वी भाग दिख रहा है। तो यह दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ का जो है कि हिस्सा आता है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेटर तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक एक करके, ठीक है। तो यह जो 4 जो भाग आप देख रहे हैं, सिंपल सा 4 भाग, यह जो 4 भाग है, यह एच.एम. सक्सेना महोदय के द्वारा विभाजित किया गया है। एच.एम. सक्सेना, ठीक है। एच.एम. सक्सेना द्वारा जो विभाजन है ना, एच.एम. सक्सेना के द्वारा विभाजन के द्वारा इसका विभाजन किया गया है। यह एच.एम. सक्सेना द्वारा विभाजन है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई इतनी? हाँ सर, इतनी समझ में आ गई। तो बस इस चीज़ को याद रखना, और हम लोग एक एक करके अब मरुस्थलीय भाग और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों को एक चीज़ जान लेना जरूरी है। हम लोग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से शुरुआत करेंगे, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की शुरुआत कैसे हुई, यह बना कैसे, है ना। यह राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, यह आप देख पा रहे होंगे, जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है, इस चीज़ को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ था। इवन राजस्थान की ही नहीं, बल्कि हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी बात करें, या विश्व के और भी देशों की बात करें, जो वो भौतिक स्वरूप है, वह अस्तित्व में कैसे आए थे, एक 5 मिनट में हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। तो हम लोग अगर बात करें क्या, भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, एच.एम. सक्सेना ने यह कर दिया, और फिर आज हम लोग देखेंगे भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, भौतिक प्रदेशों का निर्माण, ठीक है। भौतिक प्रदेशों का निर्माण, है ना, का निर्माण की हम बात करें, भौतिक प्रदेशों के निर्माण की बात करें, कौन से भौतिक प्रदेशों के निर्माण की सर? यह राजस्थान का भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इसकी बात हम करते हैं, है ना। और इसमें भी यह भी हम बताएंगे आपको कि यह जो निर्माण हुआ, पहले भाग का निर्माण किस काल में हुआ, दूसरे का किस काल में हुआ, तीसरे का किस काल में हुआ, और चौथे का किस काल में हुआ, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है, भौतिक स्वरूपों में यह पूछ लिया जाता है। तो एक बार अपन ऑल ओवर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से भारत और राजस्थान अस्तित्व में आया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, देखो यह छोटा सा एक मैं गोला कर रहा हूं, यह छोटा सा गोला है, ठीक है। क्या है ये? छोटा सा एक वृत्त है, ठीक है। छोटा सा एक जो वृत्त है ना बच्चों, यह जो वृत्त है, सबसे पहले जो हमारा भूखंड था, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो भूखंड था, यह इसी प्रकार से एक जगह पर स्थिर था। क्या था? एक जगह पर स्थिर था। अगर हम पृथ्वी को, अगर हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मान लें, तो पृथ्वी पे एक इसी प्रकार से गोला सा एक पूरा भूखंड एक ही भाग में था, यानी पूरी दुनिया इसी के अंदर थी, और इसको नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था पेंजिया, ठीक है। इसको कहा गया था पेंजिया, है ना, ठीक है बच्चों। तो यह जो भाग था, यह था पेंजिया वाला भाग। उसके बाद में इसको एक बार मैं साइड में थोड़ा बनाता हूं बच्चों, क्योंकि 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यहां पर मैं इसको बनाता हूं, छोटा सा भाग बनाता हूं, यहां पर एक भाग बनाता हूं मैं, इस प्रकार से एक भाग है ये। यह जो भाग है, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया पेंजिया का भाग, है ना, इसको कहा गया पेंजिया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक वैज्ञानिक थे जिसको कहा गया था वैगनर नाम, उनका जो नाम था वो वैगनर था। वैगनर महोदय ने यह जो विभाजन था, यह बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी बनी थी, यानी पृथ्वी
तो क्या है, जो महाद्वीप थे या जो भी और भी देश थे वो किस प्रकार से बने थे। तो यह जो पेंजिया था, ठीक है, यह पेंजिया एक भूखंड में, एक तरह से ये पूरा का पूरा भूखंड था। यह क्या था, एक संपूर्ण भूखंड था, भूखंड, संपूर्ण भूखंड की हम बात करते हैं, संपूर्ण भूखंड था। और इसके चारों तरफ इस प्रकार से एक क्या विद्यमान था बच्चों, एक इस प्रकार से एक महासागर विद्यमान था। कौन सा महासागर था, इसे हम लोग कहते हैं पेंथालासा। क्या था, पेंथालासा विद्यमान था। और इसे कहते हैं जल ही जल। क्या था, जल ही जल विद्यमान था, है ना। तो जब ये पेंथालासा, इसको क्या कहा हमने, जो महासागर था उसे पेंथालासा कहा। याद रखना, पूछ लिया जाता है कि जो है कि प्राचीन काल में जो पेंजिया के चारों तरफ घिरा हुआ, यानी या पेंजिया किस जो है कि महासागर से घिरा हुआ था, उस महासागर को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है पेंथालासा। ठीक है, कालांतर में क्या होता है, कालांतर में आगे चलकर ये जो पेंजिया है यह दो भागों में टूट जाता है। अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, तो यह क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है बच्चों, है ना। इस प्रकार से दो भागों में ये टूट जाता है। और जब ये दो भागों में टूट जाता है ना, तो पृथ्वी की गतियों के कारण या भूस्खलन के कारण या प्लेट टेक्टोनिक के कारण अगर हम बात करें, आंतरिक बल के कारण यह क्या हो जाता है बच्चों, दो भागों में टूट जाता है। और जब दो भागों में टूट जाता है तो इसका दो नाम हो जाता है। ऊपर वाले जो भाग है, ऊपर वाले भाग को कह देते हैं अंगारा लैंड। क्या कह देते हैं, अंगारा लैंड कह देते हैं। और नीचे वाले को कह देते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कह देते हैं। ठीक है, हालांकि ये डिटेल में हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भौतिक प्रदेशों के निर्माण के रूप में मैं इसको बता रहा हूँ। और फिर जब ये पानी था ना, जो चारों तरफ जो पानी पानी था, यह आप देख रहे हैं कि ये जो पेंथालासा था ना, जिसको हम लोग सागर कहते हैं, इसका पानी जब ये टूट करके दो भागों में बढ़ता है, ठीक है, तो एक भाग ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ होता है। और फिर इसके अंदर ये सागर का पानी घुस जाता है। ठीक है, जब ये सागर का पानी इसके अंदर घुस जाता है या अंदर चला जाता है, तो इसके बीच में एक छोटा सा सागर का निर्माण हो जाता है, जिसे कहा जाता है टेथिस सागर। क्या कहा जाता है, टेथिस, टेथिस क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है टेथिस। टेथिस भूसन्नति के नाम से जाना जाता है या टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति के नाम से इसे जाना जाता है। अब होता क्या है बच्चों, धीरे धीरे कालांतर में इस पे नदियाँ जो है कि क्या वर्षा होती है, तो वर्षा के कारण नदी, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इस भाग से बहुत सारी क्या होती हैं बच्चों, नदियाँ निकलती हैं। और इधर से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, यह नदियाँ निकल के इधर क्यों नहीं आई, यहाँ से निकल के इधर क्यों नहीं गई, यहीं क्यों आ रही है बीच में। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि अगर भ्रंशन के कारण एक कोई गोला है या कोई एक चीज़ है ना, कोई भी एक चीज़ है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, ऐसे अगर हम इसको तोड़ते हैं ना, तो यह टूटते टूटते क्या होता है, इसका ढाल अंदर की तरफ, यानी इसका ढाल भी इधर की तरफ, इसका ढाल भी इधर के, ऐसे होके थोड़ी टूट के रह जाएगा, ये ऐसे थोड़ी होगा भाई। टूटेगा तो इस प्रकार से जाएगा ना। तो जब इस प्रकार से जाएगा तो टूट के अलग भले ही हो जाए, लेकिन जो इसका ढाल है ना अंदर की तरफ ही रहेगा, है ना। तो इसका ढाल भी अंदर की तरफ रहेगा, इसका भी अंदर की तरफ रहेगा। तो इसी प्रकार से जब ये दोनों एक टूटते हैं तो इनका ढाल इधर की तरफ ही रहता है, यानी अंदर की तरफ इनका ढाल रहता है। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो नदियाँ, अगर इस पे से जब नदियों का उद्गम होता है तो यह नदियाँ इधर ही आएंगी, यानी अपना जल कहाँ गिराएंगी, टेथिस सागर में गिराएंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि नदियाँ अपना जल यहाँ से जो है कि नदियों का उद्गम होता है, और अपने साथ में ये नदियाँ मलबा भी तो लेके आएंगी, है ना। तो साथ साथ में मिट्टी, वनस्पति और बहुत सारे जीव जंतु जो भी इसमें आए या मर गए या कैसे भी दब गए, वो इनके साथ में आकर के टेथिस सागर में जमा होने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सालों तक, ठीक है, यह क्या हुआ, बहुत सालों तक यहाँ पर मलबा जमा होता गया। ठीक है, और मलबा जब जमा होता गया तो यह टेथिस भूसन्नति जो है बच्चों वो भर गई। क्या हुई, भर गई। इसकी जो पेंदी है, यह भूसन्नति किसको कहते हैं, जिसका पेंदा भर जाता है उसे भूसन्नति कहा जाता है। तो यह पेंदा क्या हुआ, इस मलबा के द्वारा भर गया, है ना। मलबा कौन सा, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, वनस्पति, है ना, इन सब के कारण मलबा, और जो है कि मिट्टी
क्या, मिट्टी भी तो कटती है ना इसकी। तो इसके साथ साथ में क्या हुआ, यह भर गया धीरे धीरे। भरने के बाद में क्या होता है बच्चों, भरने के बाद में फिर ये जो होते हैं, इनमें ये जो दोनों भाग थे, यह भाग भी अलग अलग टूटना शुरू होते हैं। इनमें भी बलन पड़ मतलब इनमें भी क्या होता है, आंतरिक बलों के कारण, हलचल के कारण इसमें भी क्या दरार आ जाती है। जब इन भागों में दरार आ जाती है तो अंगारा लैंड जो टूटता है अपने आप में, तो यह भी टूट करके अलग अलग दिशा में जो है कि क्या करता है, गमन करता है। और नीचे वाला भी अलग अलग दिशा में गमन करते हुए क्या होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, टूटने के साथ साथ ही क्या होते हैं, एक दूसरे के पास भी आते हैं। भाई टूट करके क्या होते हैं कि अलग भी जाते हैं और एक साथ में पास भी आते हैं। जब ये टूट गए, टूट के कुछ तो इधर आए, कुछ इधर चले गए। यहाँ भी जब टूटा तो कुछ इधर की तरफ यानी ऊपर की तरफ गति किया, कुछ जो है भाग इधर की तरफ गति किया। तो जिधर जिसको फ्री मिलेगा, जिस तरफ भी जो है कि टूटने के बाद जो भी जिधर गया, उस प्रकार से क्या आकृतियों का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से जब ये टूटते हैं, सबसे पहले टूटने के बाद जब ये एक दूसरे की तरफ, कुछ जो भूखंड हैं इनमें से, यह एक दूसरे के तरफ गति करते हैं, इस प्रकार से गति करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, जिसको मोड़दार पर्वत कहा जाता है। तो उसका निर्माण कैसे हुआ बच्चों, जब ये एक दूसरे की तरफ गमन किए और जब ये टेथिस सागर में जो मलबा था, वह मलबा क्या हुआ, उस मलबे में वलन पड़ गया। ठीक है, मतलब हम एक बात कहें अगर आपको कि कोई भी चीज़ अगर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को, मतलब मान लीजिए कि अगर ये है ना, ये क्या है, यह क्या है, एक तरफ से क्या है, ये एक पेपर है और इस पेपर को जब हम एक दूसरे की तरफ से दबाएंगे, तो ये जब हम लोग दबाए, देखो दबाए तो ये क्या हो रहा है, ये वलन पड़ रहा है। ठीक है, इसको जब हम दबाएंगे या इसको जब हम इस प्रकार से दबाएंगे तो ये देखो उठ गया बीच में। तो ये जब जो उठने वाला भाग है ना, प्रोसेस है, इसे कहते हैं मोड़ पड़ना यानी फोल्ड पड़ना। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, इसी प्रकार से हुआ यूं कि जब ये दोनों एक तरफ आए और इस मलबे में ये जो भूसन्नति थी जो भरी हुई थी, इस पे दबाव पड़ता है और जब इस पे दबाव पड़ता है तो इसमें वलन पड़ जाता है और वलन पड़ करके पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक प्रदेशों में जो पर्वतों का निर्माण होता है ना बच्चों, वो जो पर्वतों का निर्माण, खास करके जो हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से, कुछ इसी प्रकार से हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि टेथिस भूसन्नति भर जाने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ और जो भूमध्य सागर है वो हिमालय के ही पैरेलल में है। आप देखेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं एक तरफ ऊपर की तरफ यूरोप है, नीचे अफ्रीका है और बीच में भूमध्य सागर है। तो जो भूमध्य सागर है उसकी अगर आप सीधाई देखेंगे, लंबाई देखेंगे मैप में, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हिमालय और भूमध्य सागर दोनों एक साथ में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कहा गया कि यह जो टेथिस भूसन्नति है, इस टेथिस भूसन्नति से यहाँ पर तो हिमालय का निर्माण हो गया और जो भाग बच गया इसका, वह भूमध्य सागर बन गया। यानी ये भी कहा जाता है कि भूमध्य सागर जो है टेथिस सागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, टेथिस सागर का हिस्सा है। और हम ये भी कहते हैं कि भारत का जो हिमालय बना, हिमालय के बाद में जो मैदानी भाग यानी जो मरुस्थलीय भाग बनता है, ये राजस्थान का जो ये वाला भाग है ना, यह वाला भाग पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग, यह भी टेथिस सागर का हिस्सा है। आप कहोगे सर कैसे, यह बहुत ही लंबी प्रोसेस थी जिसके कारण ये जो मैदानी भाग है, जो मरुस्थलीय भाग है, ये बनता है, यह भौतिक भाग बना और यह भाग जो है किसका हिस्सा बताते हैं हम, टेथिस सागर का हिस्सा। प्रमाण ये बताते हैं कि यह टेथिस सागर का हिस्सा है। आप कहेंगे कौन से प्रमाण बताते हैं सर, इस यहाँ पे ये प्रमाण बताते हैं, यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क है जहाँ पर जीवाश्म मिले हैं, यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर कुछ अंदर खोदने पे यहाँ पर तेल वगैरह के कुएं पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको कहते हैं। तो बाड़मेर वगैरह में जीवाश्म ईंधन पाए गए हैं। तो ये क्या है, यह है कि यह जो वनस्पति जीव जंतु इसके अंदर दबे थे वो क्या हुए, जो है कि बहुत सालों में ताप और दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं और इसीलिए उनके कंकाल, यहाँ पे कुछ जीवों के कंकाल मिलते हैं यहाँ पे ओकलवुड फॉसिल पार्क में। फॉसिल्स मतलब क्या होता है, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होते हैं, वहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, यहाँ पे तेल के कुएं पाए जाते हैं। यह बताते हैं कि ये जो हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है यह किसका अवशेष है बच्चों, तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, तो
इस प्रकार से तो क्या हुआ, हमारे भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इन सारे भौतिक प्रदेशों का निर्माण इसी प्रकार से होता है। कौन किस काल में हुआ, किसका निर्माण किस काल में हुआ, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये जो 4 भाग बने हैं ये किस किस काल में बने हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ, और फिर एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल डिटेल से आरएएस तक कवर करूंगा, टेंशन मत लो। जाते जाते एक चीज़ और देख लो आप कि ये जो है, यह वाला जो ऊपर वाला भाग है अंगारा लैंड से, अंगारा लैंड से क्या बना, अंगारा लैंड से क्या बना ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ कृपा करके इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर और भी आएंगे। हमारा जो आप लोगों का प्यार अगर हमारे साथ बना रहेगा, आप तैयारीपुर परिवार से अगर जुड़ेंगे तो और भी टीचर्स हम लेकर के आएंगे, और जो सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ में एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि समय समय पर जब भी हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं यूट्यूब चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि आप इस वीडियोस को मिस ना करें, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड जब टूटा तो जब आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो विश्व के नक्शे में ऊपर जो भाग है ना वह क्या है, अंगारा लैंड का भाग है। यानी अगर हम बात करें किसकी, यूरोप की, किसकी बात करें, यूरोप की, एशिया की बात करें, है ना, एशिया की बात करें, यूरोप, एशिया, और अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, किसकी बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो यह किसका भाग है, ये जो भाग टूटा ना, इसका जो विखंडन हुआ, इसके विखंडन से यह भाग बनते हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका का भाग जो है इसके विखंडन से बनता है। ग्रीनलैंड का भी भाग बनता है, ठीक है। ग्रीनलैंड अगर हम बोलें, ग्रीनलैंड ये वीरान है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो है कि वो है भूखंड है, डेनमार्क के कब्जे में है। उसके बाद में अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो इस गोंडवाना लैंड से क्या बना, आप कहेंगे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी एक चीज़ बताऊंगा आपको। गोंडवाना लैंड जब टूटता है तो नीचे नीचे क्या है वो बना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका की बात करें हम, अफ्रीका से ही टूट करके एक अलग हुआ है द्वीप छोटा सा, जिसको हम लोग मेडागास्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहते हैं। ये हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, और फिर हम बात करें किसकी, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका इससे बना। और प्रायद्वीपीय भारत, क्या, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। देखो भाई, आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो आप दक्षिणी गोलार्ध की बात बता रहे हो, नीचे नीचे वाला। लेकिन देखो भाई, प्रायद्वीपीय भारत पहले नीचे ही था, दक्षिणी गोलार्ध में ही था, अफ्रीका के पास में, मेडागास्कर के पास में ये प्रायद्वीपीय भारत था। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत जो है कि किस पास में था, मेडागास्कर के पास में था। और धीरे धीरे यह क्या हुआ, इसकी गति हुई किधर की तरफ, इसकी गति हुई पूरब और उत्तर की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ यह गति करता गया, और बाद में आकर के किससे टकरा गया, अपने जो एशिया वाला पार्ट है, हिमालय वाला पार्ट है, उससे टकरा गया, ठीक है, एशिया वाले पार्ट से टकरा गया। और टकराने के कारण क्या हुआ, यहीं पे हिमालय की उत्पत्ति हुई, वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई, और प्रायद्वीपीय भारत आकर के यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत याद रखना, यह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इसीलिए भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में कोयला वगैरह पाए जाते हैं जो कि गोंडवाना क्रम के हैं, ठीक है। तो हम लोग जब भारत और विश्व पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए इतना है, इतना ही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना है, ठीक है। थैंक यू।